अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, ज्यामिति। और ज्यामिति में अपना जो पॉइंट बचा हुआ था कल का, वो था क्या, समलंब चतुर्भुज, जिसका हम एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है, एक दो क्वेश्चन वो हम करने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, वृत्त। और वृत्त के बारे में पढ़ने के बाद अपनी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ज्योमेट्री क्लियर होने के बाद मैं साथ ही साथ आप लोगों को जो क्षेत्रमिति है, यानी कि मेंसुरेशन जो है, उसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा बता दूंगा, ताकि अपनी ज्योमेट्री के साथ में क्षेत्रमिति भी अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद अपन अरिथमेटिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे किसकी, समलंब चतुर्भुज, जो हमने कल पढ़ा था। और हमने पढ़ा क्या था, जो समलंब चतुर्भुज होता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं, बेटा आवाज मत कर, या फिर जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये जो ट्रेपेजियम है, इसमें क्या होता है कि भुजाओं का एक जोड़ा जो है सम्मुख भुजाओं का, वो क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पर ये जोड़ा जो है वो समांतर हो नहीं। राम राम भाई, राम राम। ये बीच में गूगली सर पढ़ा रहे थे। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो है, इसमें क्या अपना दो जो समांतर भुजाएं थी ये वाली, इन दोनों की अगर लंबाई दे रखी हो और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी हो, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। कैसे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा इन दोनों भुजाओं का जोड़। जैसे ये AB है और ये CD है, ठीक है। तो AB और CD दोनों को तो जोड़ो और इसके गुणा में क्या लिख दो, ये जो ऊंचाई है ना h, ये लिख दो ऊंचाई h। तो क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बात तो हमने कर ली थी, लेकिन यदि आपको जैसे यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज कौन सा दे दे, समद्विबाहु समलंब, कौन सा, समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दे दे, और इसका यदि आपको क्षेत्रफल पूछे तो आपको ऊंचाई नहीं देगा, आपको क्या देगा, एक ऐसा समलंब देगा, देखिए, जिसकी दो भुजाएं कौन सी, असमांतर भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर दे देगा अगला। और इन जैसे मैं क्वेश्चन से ही बात करूं कि ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर DC है, और AB की लंबाई मान लो आपको यहां पर दे दी कितनी, 40 सेंटीमीटर, और DC की लंबाई दे दी आपको कितनी, यहां पर दे दी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो AD और BC की लंबाई है, ये वाली लंबाई मान लो दे दी कितनी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। ये 15 दे दी, और ये 24 है और ये 40 है, ठीक है। अब आपको क्या कह दिए कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो। ये क्वेश्चन आपके सामने कि ABCD एक समद्विबाहु समलंब है, जिसमें AB की लंबाई 40, DC की लंबाई 24 और दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 15 है, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु समलंब है। तो इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है।
एक तो बताना है क्षेत्रफल और दूसरा बताना है विकर्ण, ये दोनों चीजें बतानी है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्षेत्रफल आप लोग सभी बताइए फटाक से कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। कुछ बैठ रहा क्या दिमाग में? बैठ रहा ना? हाँ, लास्ट में ये बात बताई थी मैंने थोड़ी सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। दोस्तों यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां से डालेंगे लंब, ये डाल दिया मैंने लंब इस पर, और यहां से भी डाल दूंगा लंब, ठीक है। अब ये लंब डालने का फायदा क्या है, देखना एक बार आप ध्यान से कि ये 24 है तो ये भी कितनी होगी, इतनी दूर की लंबाई 24 होगी, ये भी हो गई आपकी 24, ठीक है, 24 हो गई। उसके बाद में आप जब दूसरी चीज देखोगे तो आपने देखा कि ये पूरी लंबाई कितनी थी, 40 थी, और 40 में से 24 तो यही आ गई। जब आप 40 में से 24 निकालोगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, क्योंकि 40 माइनस 24 कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बचा 16। इसका मतलब इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जब ये दो भुजाएं बराबर होंगी ना दोस्तों, तो ये वाले पोर्शन भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे इसका मतलब 16 के आधे आधे कितने हो जाएंगे, 8 8। इसका मतलब ये लंबाई भी 8 होगी और ये लंबाई भी कितनी होगी, 8 होगी। इतनी बात को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसकी ऊंचाई निकालना चाहें तो आपके पास देखो, इसको नाम देता हूं मैं E और इसको दे देता हूं क्या, F, ठीक है। तो एक बार आप इस त्रिभुज में देखिए AED में, तो इसको देखोगे तो 90 जो कोण बना है इसके सामने क्या है, कर्ण, और ये आधार, और ये लंब है H, ऊंचाई जिसको ADE नाम दिया है, ठीक है। तो H का मान चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकालो, दोनों से सेम, क्योंकि देखो 8 15 यहां भी ये बन रहा है, यहां भी 8 और 15 ये बन रहा है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए कि 90 के सामने एक कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर करो, यानी 15 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करो, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर निकाला, ये किसके बराबर होगा, इस लंब के स्क्वायर यानी H के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225, माइनस 8 का स्क्वायर 64, जब घटाओगे तो देखो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और ये बचा 1, तो 161 आ जाएगा। और शायद मेरे हिसाब से 161 जो है वो एक अभाज्य संख्या है ना, 6 2 8, ठीक है ना, अभाज्य संख्या है। तो h का मान क्या आ जाएगा इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट 161, ये मान आ गया h का। h मतलब इसकी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई है h, यानी ऊंचाई आ गई है। अब आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, कैसे रे भाई, क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक तो 40 है, दूसरी 24 है, 40 में 24 को जोड़ो और गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पर रूट 161, तो ये ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये 1/2 है, 40 में 24 को जोड़ा तो 40 भी 60 4 64 और रूट में आ गया 161। अब 2 से 64 कटेगा कितनी बार, 32 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 रूट 161 और यही आपका आंसर है। ये आ जाएगा क्या, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल सॉरी विकर्ण कैसे निकालोगे। तो देखो विकर्ण की लंबाई निकालोगे आप यहां से, जब मैं दोस्तों एक बार इसको मिटा रहा हूं और यदि इसको मैं मिला दूं इससे, तो यही तो इसका विकर्ण होगा। अब विकर्ण की लंबाई कैसे निकालूं, एक बार आप ये देखो त्रिभुज कौन सा, डी ई बी,
ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज में देखोगे तो एक तो ये आधार है, लंब का मान आ चुका, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो बीई का मान कितना हो जाएगा, ये 24 था और 8 ये जुड़ गया, तो 24 और 8 कितना हो गया, 4 8 12 यानी 32 हो गया। यानी बीई की लंबाई तो हो गई आपकी 32, और जो h का मान आया है वो कितना आ रखा है, √161 आ रखा है, ठीक है। अब ये कर्ण जो है, इस कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार था बीई यानी 32, 32 का स्क्वायर कर दो, और प्लस में ये लंब है h, h का मान है √161, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 आएगा, और √161 का स्क्वायर करो तो पूरा 161 बन जाएगा। और जब जोड़ोगे तो देखो 1 और 4 5, 2 और 6 8, और एक ये 0 और 1 कितना हो गया 1, और ये 1 यानी 1185 आया। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √1185, ये आ जाएगी विकर्ण की लंबाई। ये तो आ गया विकर्ण, और आपका क्षेत्रफल आ गया कितना, 32 √161। अब बताइए मुझे, यस और नो में जवाब दीजिए। हाँ, क्या हुआ, नहीं नहीं, इसमें ट्रिपलेट 8 15 17 होता, लेकिन 17 90 के सामने वाली भुजा होती तब होता। कोई दिक्कत है किसी के, ओके। कोई बोल रहा है, चलें आगे, छाप लिया ना। छाप लिया तो फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यहां पर आपका क्वेश्चन आ गया है अगला,
क्वेश्चन ये है, एक समद्विबाहु समलंब, एक समद्विबाहु समलंब की समांतर भुजाएं, की समांतर भुजाएं 3:7 में है या के अनुपात में है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग की 4/15 गुना है, 4/15 गुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई तथा प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या हो? प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। है क्या 10 वाला क्वेश्चन? यस और नो? दो देखे जल्दी से जवाब। बस ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो यूं मान लो समलम चतुर्भुज का कोई क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं होगे थे। बता दूं या कर रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। करो देखे जल्दी से। तरन्नुम शेख 90 और 210, प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई 210 कैसे आई? चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, एक समद्विबाहु समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं 3:7 में है। तो देखिए एक बार ध्यान से, ये बनाया मैंने क्या,
समद्विबाहु समलम। समद्विबाहु का मतलब ये वाली दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी और 3:7 में है। इसका मतलब छोटी वाली भुजा अगर 3 है तो बड़ी वाली क्या है 7 है। इसको मैं 3 के मान लेता हूं, इसको 7 के मान लेता हूं, ठीक है। और फिर ये कहा कि जिसकी ऊंचाई है ना वो समांतर भुजाओं के योग की 4/15 गुना है। मतलब जो ऊंचाई h का मान आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का जो जोड़ है ना, जोड़ करोगे तो कितना आएगा 3 और 7 10 के, और उसका कितना गुना 4/15 गुना, तो 4/15 कर दो इसका। तो दोस्तों यहां से 5 के पहाड़े से 2 बार कटा, ये 5 के पहाड़े से 3 बार, यानी 4 गुना 8 बट्टा में 3 और के लगा है 7 में। तो ऊंचाई h का मान कितना आ गया 8/3 के आ गया, ठीक है। और दोस्तों अब अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 120 दे रखा है। यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो कैसे निकालता हूं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों को जोड़ो तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 के, गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई h का मान आया 8/3 के, 8/3 के, और बराबर में आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है 120। तो ये 120 कहां रख दोगे आप, इसके बराबर में रख दोगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 2 के पहाड़े से आपका 8 कट गया 4 बार, ठीक है, और ये 0 से आपका इधर वाला 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 12 कट गया 3 बार, ठीक है। अब देखो यहां ऊपर तो क्या बचा k गुणा k, मतलब k का स्क्वायर, और बट्टा में बचा 3, बराबर में कितना है 3। तो ये बट्टा वाला 3 कहां जाएगा, इसके गुणा में जाएगा, मतलब k का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 3 गुणा 3 यानी 9। तो दोस्तों k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 3। ये मान आया k का। जब k का मान आया तो इसका मतलब ये लंबाई कितनी आ गई 3 गुणा, एक ही जगह रख दो कितना 3, तो 3 3 9, यानी ये छोटी वाली भुजा की लंबाई 9 आ गई है और बड़ी वाली भुजा की लंबाई कितनी रहे 7 गुणा 3 यानी 21 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। ये 21 आ गई, ये 9 आ गई। अब बात करें ऊंचाई h का मान कितना आएगा, तो h का मान क्या आएगा, h बराबर 8/3 गुणा k का मान कितना रहे 3, तो 3 से 3 कट गया, h का मान आ गया 8। तो दोस्तों अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये कितना आ जाएगा, h का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको अगर यहां से मिलाता हूं तो वो भी कितना आता है 8 आता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझना रहे कि ये वाला मान कितना है 9 और ये वाला मान कितना है पूरा यहां से यहां तक का 21। तो इसका मतलब जब ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9 होगा। इसके अलावा जब मैं 21 में से ये वाली 9 निकाल देता हूं तो 21 में से 9 गया कितना बचा 12। अब 12 कौन सी बची, इसका और इसका दोनों का जोड़ बचा 12। तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, अब दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए, तो ये वाला भी 6 और ये वाला भी कितना दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। ये मामला सिर्फ फिट हो गया है। क्यों, देखो दोबारा बता देता हूं एक बार कि ये 21 है जिसमें से 9 तो यही है, तो पीछे बची कितनी 12, तो 12 इन दोनों का जोड़ होना चाहिए, तो ये भी 6 और ये भी 6। ये बराबर क्यों है, क्योंकि इसकी दोनों ये भुजाएं भी क्या हैं बराबर हैं। अब दोस्तों देखो एक बार इसको यहां से मिटा रहा हूं मैं, और यदि इसको यहां से सीधा सीधा मिला दूं तो विकर्ण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा विकर्ण, जिसको मैं k नाम दे रहा हूं या सॉरी d नाम दे रहा हूं, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल d का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहां से इस त्रिभुज को देखो एक बार, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में जो ऊंचाई h का मान 8 है और आधार कितना बना 9, तो ये हो गया 6 ये हो गया, मतलब ये यहां से यहां तक का हो गया 15। तो देखो 15 और ये 8 है, हमें 90 के सामने वाली भुजा विकर्ण का मान निकालना, तो देखो 8 15 17,
तो विकर्ण की लंबाई डायरेक्ट आ जाएगी 17, और जिसके डायरेक्ट नहीं आए तो क्या करोगे, देखो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 9 और 6 15 का स्क्वायर, और प्लस में लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ोगे तो देखो 5 और 4 9, 2 और 6 8, और ये 2 का 2 तो 289 आया। तो डायगोनल का मान आ जाएगा रूट 289। तो 289 का रूट करोगे कितना आएगा रे, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। और दूसरी बात मैं करूं असमांतर भुजा, ये वाली भुजा जैसे मान लो इसका मान दे दिया मैंने a, तो a का मान कैसे आएगा, देखो रे एक बार इस त्रिभुज में देखो, ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ ना, ये इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में ये 8 है और ये 6 है, तो ये कितनी होगी आपको पता ही है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे 6 8 10, भाई 90 के सामने ये भुजा 10 हो तो ये 6 और 8 हो ही रही है, और ऐसे नहीं निकलती है तो देखो ये इसका स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा मैं, यहां लिख रहा हूं देखो, तो a का स्क्वायर बराबर क्या, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का 36 8 का 64, दोनों को जोड़ा तो आया 100, तो a का मान क्या आ गया, 100 का रूट यानी कितना रे, 10 सेंटीमीटर। तो पहले सवाल का जवाब, विकर्ण की लंबाई तो आएगी 17 और प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई आएगी 10। ठीक है, अब बताइए मुझे यस और नो में जवाब दीजिए एक बार, ये वाली बात कड़काई से समझ में आ गई है क्या। विकर्ण 17 आ गया था क्या आपके, वेरी गुड। दोस्तों पल्ले पड़ी क्या मेरी बात, यस और नो। ऐसा सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ये नहीं है इसका कोई दूसरा भाई था वो मुझे ध्यान में नहीं रखा, मैंने सवाल बनाया अभी। तो ये जो मेथड है, मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब इससे भारी सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है सौदा। वेरी गुड। अब ये वाली बात आप लोगों ने समझ ली है, तो दोस्तों मैं आगे चलूं थोड़ा सा, समलंब अपना कंप्लीट है, बताओ कहां से, कोने में कहा, ये तो ये वाली बात बताइए, एक मिनट इस पे करो करना। ये देखो 6 है, ये 8 है, और ये कितनी होगी फिर 10 होगी। अब ये 10 आई कैसे, तो 90 के सामने होता है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने किया क्या, कर्ण की जगह a लिखा है, तो कर्ण a का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस वाली बात को समझा, देखो मैं एरो लगा रहा हूं, ये मैंने इस वाली बात को समझा है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल वाली बात को। तो 6 का स्क्वायर 36 8 का 64, दोनों को जोड़ा तो 100, तो एक का स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 100 का रूट आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा, और 10 सेंटीमीटर ये असमांतर भुजा की लंबाई, यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में, यस और नो।
जल्दी छापो। अरे आरती शर्मा, यस नो में जवाब नहीं दिया आपने, समझ में नहीं आया क्या? ओके, तो मुझे जवाब तो देना चाहिए था ना। अरे भाई, इस सवाल में आनंद आयो कोने आयो या बताओ मन तो थे। आनंद आयो ना? हाँ, क्योंकि ये सवाल करना बस की बात नहीं है किसी के, लेकिन आपके बस की बात होगी कब, जब इसको निकालोगे दोबारा। अरे जो सवाल मैं पढ़ाता हूँ उन सभी सवालों को दोबारा भी निकाला करो, उसके बाद अपनी जो बुक है उसको उठाया करो और उसमें से क्वेश्चन निकाला करो, तब मामला बैठ पाएगा। मिटा दूं भाई इसको? हाँ, ये बात तो यार बहुत दिनों बाद आई है रे आज। मिटा दो इन चिरागों में जो जिंदगी में काम है, आएंगे ही आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अब मैं एक बात बताता हूँ अच्छी वाली, बढ़िया नॉन पतंजलि। तो वो बात क्या है, समझना ध्यान से, मेरी बात को गौर से समझना। अगर दोस्तों आपका कोई भी चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज हो, चाहे उसकी भुजाएं बराबर हो ना हो, लेकिन होना चाहिए एक चतुर्भुज। और दोस्तों इस चतुर्भुज को मैंने नाम दिया है क्या, एबीसीडी, ठीक है। और यदि इस चतुर्भुज में क्या कर दिया जाए, इस चतुर्भुज की जो भुजाएं है ना, ए बी सी सी डी और ए डी, इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मैं ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु ले लेता हूं, मतलब ये पोर्शन इसके बराबर, बीसी का मध्य बिंदु ले लेता हूं, इस सीडी का मध्य बिंदु ले लेता हूं, और एडी का मध्य बिंदु ले लेता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों इन मध्य बिंदुओं को मैं मिला दूं, तो मिलाने पर एक चतुर्भुज मिलेगा आपको। और वो जो चतुर्भुज बनेगा ना, जैसे मैं AB का मध्य बिंदु D नाम दे दिया, इसको E दे दिया, इसको F दे दिया, इसको सॉरी D मत दो, E दो, E, इसको F, इसको G और इसको H। तो एक चतुर्भुज बना अंदर है, इस चतुर्भुज का नाम होगा हमेशा क्या, समांतर चतुर्भुज। अब क्यों होगा, ये वाली बात समझना। दोस्तों देखिए, मैंने एक बात बताई थी त्रिभुज में, कि यदि आप किसी त्रिभुज में क्या कर दो, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिला दो, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद क्या होगा कि ये भुजा ना वो इसके समांतर होगी और इसकी आधी भी होगी। मतलब ये वाली 10 है तो ये वाली कितनी होगी, 5 होगी। सीधी सी बात ये बताई थी। अब दोस्तों इसमें भी देखना एक बार, मैं क्या करता हूं, एक विकर्ण खींचता हूं एसी। अगर ये विकर्ण खींच दूं तो दो त्रिभुज बनेंगे। देखो एक तो कौन सा, डी ए सी, ये त्रिभुज बना। और इस त्रिभुज में जब आप देखोगे कि भाई इस भुजा डी ए भुजा और डी सी भुजा के मध्य बिंदु दोनों हैं, इनको मिलाने पर क्या होगा कि ये भुजा जो बनेगी वो इसके समांतर होगी, पहली बात। तो दूसरी बात, इसकी आधी होगी। मतलब ये वाली भुजा, अगर विकर्ण की लंबाई मान लो कितनी है, 12 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 होगी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 12 ली है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ये होगी ना उसकी ये आधी होगी। कौन सी प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार से एक बार इसको भी देखो, तो इसमें देखो क्या है, नीचे त्रिभुज देखो सी ए बी, इस त्रिभुज में देखो इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु दोनों को मिलाया तो ये वाली भुजा है वो इसके समांतर होगी और इसकी आधी भी होगी, यानी ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। तो आपने देखा
कि देखो जो GH है और EF दोनों बराबर हो गई और दोनों समांतर भी हो गई, क्योंकि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो दोनों समांतर भी हो गई। इस अब दूसरी वाली बात, जब मैं ये वाला विकर्ण खींचता हूं, देखो कौन सा, BD विकर्ण खींचूंगा तो बिल्कुल एक त्रिभुज बनेगा CDB। इसमें भी क्या होगा, ये वाली भुजा इसके समांतर और इसकी ये आधी होगी। दूसरी बात, इस त्रिभुज में देखो DAB, तो इसमें भी क्या होगा, ये वाली भुजा इस वाली के समांतर होगी और इसकी ये आधी होगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, समांतर हो गई, बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं समांतर और बराबर हो गई, तो पक्का ये क्या बना, जो EFGH जो बना वो एक क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो। ये वाली बात आप लोगों के क्लियर हो गई है क्या? हाँ, कौन सी बात समझ में नहीं आई? नहीं, 12 तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। देखो समझो, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां पर जो ये HG होगी ना, वो HG समांतर होगी AC के, और दूसरी बात, जो HG है वो AC की आधी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो EF है वो भी AC के समांतर होगी, और EF जो है वो AC की आधी भी होगी। अब दोनों, ये दोनों बराबर है तो दोस्तों HG बराबर EF भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर भी हो जाएंगी। नरेश समझ में आएगी मेरी बात? नरेश आगे ना। अब देखो ये जो बात आई थी वो कौन से त्रिभुज से आई थी, HG वाला, ये देखो DAC से ये त्रिभुज DAC से आई थी, और ये जो बात आई थी EF वाली, ये आई थी ABC से, ये त्रिभुज ABC से आई थी। और अगर मैं ये विकर्ण खींचू BD, तो इससे क्या होगा, देखो ABD त्रिभुज जो बन रहा है, ABD त्रिभुज है, इसमें क्या होगा, ABD में ये जो HE है वो BD के समांतर, यानी EH जो है वो BD के समांतर होगी, EH समांतर BD, तथा क्या होगा, ये EH जो है वो BD की आधी भी होगी। दूसरी बात, इधर वाला त्रिभुज लेवल है BCD, तो BCD में क्या होगा, GF जो है वो BD की आधी होगी और इसके समांतर होगी, GF समांतर BD, एंड क्या होगा, GF BD की आधी होगी। अब यहां से देखो BD का आधा, BD का आधा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी EH बराबर GF। जब ऐसा मिल जाएगा कि दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो आपका जो चतुर्भुज कौन सा है, EFGH, वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बैठ को मान लो। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, इसको तो मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम नहीं है ना। मिटा दूं? देखो, अब आपके मैंने चार आकृतियां बताई थी आपको, कितनी आकृतियां, चार। अब चार कौन कौन सी, एक तो बताया मैंने क्या,
समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज। दूसरा बताया मैंने आयत, तीसरा बताया मैंने समचतुर्भुज, और चौथा बताया मैंने वर्ग। तो दोस्तों यहां पर इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है आयत, इसका नाम है समचतुर्भुज और इसका नाम है वर्ग। ठीक है, इन चारों को मैं बता रहा हूं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण होते हैं, पहली बात मैं इसके विकर्णों की बात कर रहा हूं, इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, और इसके विकर्ण लंबवत नहीं होते। ठीक है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। दूसरी बात करूं आयत, तो आयत के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। दूसरी बात समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन तीसरी बात लंबवत नहीं होते। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, लंबवत नहीं होते। ठीक है, इसके विकर्णों की बात करूं तो इसके विकर्ण बराबर तो नहीं होते, बराबर नहीं होते, समद्विभाजित होते हैं और लंबवत भी होते हैं। लंबवत भी होते हैं, समद्विभाजित भी होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। ठीक है, और वर्ग के विकर्णों की बात करूं तो इसके विकर्ण बराबर भी होंगे। हालांकि मैं बता चुका हूं इस बात को अच्छे से, लेकिन फिर भी इन चारों में कंफ्यूज वाली बात है, समद्विभाजित भी होंगे और लंबवत भी होंगे, ये तीनों चीजें होंगी इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो जो दोनों बन रहे हैं ना, कौन है? आयत और वर्ग। आयत और वर्ग जिनका प्रत्येक कोण क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री हो, तो ये आयत और वर्ग हैं, इन दोनों के विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों के विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात आती है समद्विभाजन की, तो देखो इन दोनों के विकर्ण तो बराबर होंगे और इन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। देखो ये टेढ़े होने की वजह से यहाँ इन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं होंगे और इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, इसलिए दोनों के विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात आती है समद्विभाजन की, तो इन चारों के विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है लंबवत की। अब लंबवत किसके होते हैं? विकर्ण लंबवत उन्हीं के होते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सभी भुजाएं बराबर, देखो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों के विकर्ण क्या होंगे? लंबवत होंगे। देखो इन दोनों के विकर्ण तो लंबवत होंगे और इन दोनों के विकर्ण बराबर होंगे। इतनी बात शायद सभी लोगों की समझ में आ गई है। अब मैं आगे बात बता रहा हूं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ये जो बना मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तो ये जो बनेगी आकृति वो दोस्तों क्या होगी? ये जैसे एबीसीडी है और इसमें मध्य बिंदु को मिलाया तो पीक्यूआरएस बना। तो यहां पर जो समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर जो बना पीक्यूआरएस, तो पीक्यूआरएस भी दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज ही होगा, क्योंकि इसके ना तो विकर्ण बराबर होते और ना विकर्ण लंबवत होते, तो जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो क्या बनेगा? समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो क्या बनेगा? और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो क्या बनेगा?
तो दोस्तों इनको याद करने का एक तरीका बता दूं कि पहला तो है समांतर चतुर्भुज, जिसमें ना तो विकर्ण बराबर होते हैं, ना क्या लंबवत होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विकर्ण क्या, वर्ग में जो विकर्ण है दोनों बराबर भी होते हैं, लंबवत होते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन आना इन दोनों में, इसमें जैसे विकर्ण बराबर नहीं है तो इसमें बराबर है, इसमें लंबवत नहीं है तो इसमें लंबवत है, ठीक है। तो देखो, एक तो मैंने कहा समांतर चतुर्भुज जिसमें ना तो विकर्ण बराबर होते ना लंबवत होते, तो वो का वही बना रह जाता है अंदर, यानी एक समांतर चतुर्भुज ही बन जाएगा। और दूसरा वर्ग है जिसमें बराबर भी है विकर्ण और लंबवत भी है, तो दोस्तों जो अंदर बना ये PQRS, ये भी एक वर्ग ही होगा, ठीक है ना, ये भी एक वर्ग ही होगा। और बात करो इन दोनों की, तो इन दोनों के अपोजिट होंगे। मतलब अगर ये आयत है तो आयत में जो चतुर्भुज बना PQRS, वो तो क्या बनेगा, PQRS बनेगा क्या, आयत में तो बनेगा समचतुर्भुज। और जो समचतुर्भुज है इसके अंदर ये PQRS बनेगा भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, तो इस वाला जो PQRS है वो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। बस इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका डेफिनेटली। समझ में आई मेरी बात, यस और नो? अच्छे से आ गई है, कवर हो गई है क्या? समांतर चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज, वर्ग के अंदर वर्ग, आयत के अंदर समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के अंदर आयत। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि यदि एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो चतुर्भुज प्राप्त होगा वो कौन सा चतुर्भुज होगा? ऑप्शन में आ गया समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयत से क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है ना। अब आज तो अपनी क्लास टाइम ऊपर हो गया थोड़ा सा, और जो कल की क्लास होगी उसमें वृत्त है ना, वृत्त, सर्किल, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आई क्या मेरी बात, आज जो पढ़ाया वो कवर है मामला? मैंने रेखाएं और कोण कवर करवा दिया है, त्रिभुज के सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए हैं, जो चतुर्भुज है उसके बारे में अच्छे से करवा दिया है, और चतुर्भुज में 4-5 चीजें आई, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, ये भी मैंने अच्छे से कवर करवा दिए हैं। इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं सारी मैंने कवर करवा दी हैं। अब बचता है, तो बचता है वृत्त। तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना शायद सभी लोगों को कवर हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलें रीजनिंग वाली क्लास में। चाय छोड़ो फिर क्लास, चलते हैं रीजनिंग में।